मतलब हमें मैथ लेकर पढ़ना है, बट हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम मैथ में ही सबसे वीक हैं। ठीक है, और कोई ऐसा कोई डाउट इस टाइप का? देखो, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि मैं मैथ में कमजोर हूं, लेकिन मुझे मैथ पढ़ना है। मैथ क्यों पढ़ना है? कुछ लोग को ये लगता है कि यदि मैथ पढ़ेंगे तो ये वाला एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम से इंटरेस्ट जैसा रहता है, सब्जेक्ट भी वैसा ही लोग चुनना चाहते हैं, लेकिन उसमें क्या है, कमजोर हैं, लग रहा है कि कमजोर हैं। तो कमजोर बच्चे इसलिए हैं क्योंकि आपका इसमें इंटरेस्ट कम है। आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और इसमें जबरदस्त आपको डेस्परेट रहना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको ये नहीं आ रहा है तो नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसको करो। और इंटरेस्ट जगाने के लिए अलग अलग बुक फॉलो कर सकते हो, ट्रिक्स देख सकते हो। ठीक है, कुछ नया नया चीजें देखो कि क्या नया आ रहा है, तो आपको मजा आएगा। ठीक है, और कुछ? उस स्कूल में अच्छा था, बट यहाँ पे लगता है कि हमें मैथ वीक है। और हमारे मतलब घर में मेरे बड़े भैया मतलब IITN हैं, बट हमें ऐसा क्यों लगता है, वो हमें कहते हैं कि तुम करो, क्यों नहीं होगा, फिर हमें लगता है कि हम नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है। देखिए, इनका कहना ये है कि मतलब देखिए, इनके घर में माहौल अच्छा है। जैसे इनके भैया IITN भी हैं। कहाँ से IIT कर रहे हैं? मतलब IIT BHU। ठीक है, बैठो बैठो। देखो, कभी कभी होता है ना कि जिसके घर में सब कुछ रहता है और वो उस रिसोर्सेज का फायदा नहीं उठा पाता है, और जहां पे रिसोर्सेज कम होती है ना, जिसके पास संसाधन की कमी है लेकिन वो उसको कर लेता है ना। तो बात ये देखो, ऐसा क्यों होता है? देखो, जिसके पास रिसोर्सेज की कमी है उसको ये पता है कि ये कितना वैल्यूबल है। आपको सबसे पहले ये चीज समझना है कि जो चीज हमारे पास है उसका कोई कीमत है या नहीं है। आप उसको वैल्यूबल मानोगे, जब उसको वैल्यू दोगे तब उसका आप अपने उसको फॉलो करोगे, है ना। अब पहले वैल्यू दो, बिना वैल्यू को नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना कि घर की मुर्गी साग बराबर। बाहर किसी के घर जाओ, कुछ बढ़िया कुछ भी बनता है वहां अच्छा लगता है खाना, अपने घर का खाना अच्छा नहीं लगता है। अपने घर पे टीचर हैं, लेकिन जिस घर के टीचर हैं उस घर पे बच्चा कमजोर है, और जिनके घर कोई टीचर नहीं उनके उनके यहाँ का बच्चा तेज है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बच्चा उस चीज को वैल्यू देता है। तो सबसे पहले अपनी चीजों को वैल्यू देना सीखिए। वैल्यू दोगी तो डेफिनेटली हो जाएगा, है ना। जैसा कि देखो, एक कहानी हम तुम लोग को सुनाते हैं। प्रीति जिंटा को जानते हो? ठीक है, इनका जो पढ़ाई हुआ है एब्रॉड से हुआ है। कहां से हुआ है? एब्रॉड से हुआ है। तो ये जब बचपन में छोटी थी तो पापा से खिलौना मांगती थी कि पापा हमें खिलौना दे दीजिए। क्या दे दीजिए? खिलौना दे दीजिए। फिर बाद में बड़ी हुई, स्कूल जाने लगी तो पापा से बोली, पापा हमें कोई स्कूटी या कार दिला दीजिए, मैं स्कूटी कार से जाऊंगी। ठीक है, तो पापा वो भी नहीं दिलाए। फिर उसके बाद जब उनका शादी होने लगा तो वो पापा से बोली कि पापा हमको बंगला दे दीजिए। ठीक है, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, कुछ भी मांगने लगी, गहना दे दीजिए, लेकिन उनके पापा वो भी नहीं दिलाए। फिर बाद में क्या हुआ, फिर वो लास्ट में पूछती कि पापा आप हमको देंगे क्या ना। वो बोली कि पापा आप हमको क्या देंगे? तो वो बोलते हैं, बेटा मैं तुमको शिक्षा दूंगा। मैं क्या दूंगा तुमको? और शिक्षा दूंगा, ये घर, ये घोड़ा, ये गाड़ी, ये बंगला सब कुछ बना लोगे। इसीलिए बोला जाता है शिक्षा सर्वधनम प्रधानम क्षेत्रम। तो पहले समझना पड़ेगा कि ये जो एजुकेशन है वो कितना कीमती है। कहीं फ्री में मिले तो मत लेना, कह देना सर मैं कीमत दूंगा उसका, क्योंकि इतना वैल्यूबल चीज है कि फ्री में मिल ही नहीं सकता, बिना गुरु दक्षिणा का मिल ही नहीं सकता। तो सबसे पहले वैल्यू देना सीखो और इंटरेस्ट जगाओ। और एक पहले देखो काम करो। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैथ बहुत टफ लग रहा है, अरे यार मैथ बड़ा टफ है, नहीं पढ़ना है। हम कह रहे कितने बार हारे हो लगा के सवाल? 100 बार लगाया क्या? 100 बार लगाने के बाद हारो तब मेरे से बात करना। ठीक है, कभी भी बिना हारे, बिना युद्ध में कूदे पहले ही हार क्यों मानना? हार से हार मत मानो। हार जीत की क्या है? पहली सीढ़ी है। हार जीत की पहली, तो कभी हार से हार नहीं मानना है।
और पहले तो हारना सीखना पड़ेगा, और हारेगा वही जो पहले खेलेगा। मैथ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, मैथ लगाओ 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार लगाओ, 5 बार 10 बार हार मान जाओ। हारने से पहले ही मान के बैठे रहते नहीं लगेगा, अब नहीं करना है ट्राई, तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें पता है थॉमसन एल्वा एडिसन, नाम सुने हो? बल्ब का जब खोज कर रहे थे तो कितने बार हारे थे? कितने बार? कितने बार? कितना? अरे बाप रे, तुम बताओ। सब लोग का अलग अलग मानना है, ठीक है। मतलब कि हजारों बार उन्होंने प्रयास किया, और एक पत्रकार गया उनका इंटरव्यू लेने, कहा कि सर आप तो 1000 बार हार चुके हैं, आप बना नहीं पाए। तो उसने एक ही जवाब दिया कि मैं 1000 बार हारा नहीं हूं, मुझे ये पता चला कि किन 1000 के वजह से ये नहीं बनेगा, और वो 1000 तरीका अब नहीं यूज करूंगा, बस वो तरीका यूज कर लूंगा जिससे वो बन जाएगा। समझ में आया? तो हर हार में जीत लिखा रहता है, तो पहले हारोगे तभी सीखोगे। तो पहले काम करना स्टार्ट करना है, जो भी लाइफ में करना है पहले काम स्टार्ट कर दो, हारना जीतना छोड़ दो, टेंशन छोड़ दो ना। पहले हारेंगे नहीं हारेंगे वो डिपेंड करता है आगे कि कब क्या होगा, लेकिन पहले काम चालू करना है, ठीक है। पहले काम चालू कर देना है। मैथ में यदि नहीं आता तुमको 2 4 5 बार 10 बार, तुम 50 टीचरों को परेशान करी हो? कभी नहीं करी हो। मैथ के लिए कभी परेशान ही नहीं किया किसी को, तो कैसे सीखोगी? तुम बस ये सोचो कि तुमको जो चीज इंटरेस्ट है, तुमको जो करना है, उसके लिए तुमने कितना एफर्ट लगाया है। पर एक पेज ले लेना, उठा लेना, पन्ना लिखने चालू कर देना कि सर मेरे को मैथ नहीं आता है, मैं 10 दिन तक लगातार लगाई सवाल, 10 टीचरों से जाके डिस्कस किया, अपने सभी दोस्तों से डिस्कस किया, उसके बाद मेरे को दिक्कत आ रहा है कि अभी भी नहीं लग पा रहा है। तो सबसे पहले क्या काम करना है? हार नहीं मानना है। दूसरा काम क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले हमें काम चालू कर देना है, ठीक। इंटरेस्ट हो या ना हो, इंटरेस्ट बाद में खुद जग जाएगा, और पहले ही हार मान लेंगे तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। देखो दो ऐसे शिष्यों के नाम के बारे में जानते होंगे, जैसे एकलव्य और चंद्रगुप्त मौर्य। एकलव्य का नाम सुना है? सोचो कि बिना गुरु का सीख गया बंदा, बिना गुरु का सीख गया। जिस गुरु से शिक्षा लेना चाह रहा था उस गुरु ने उसको शिक्षा नहीं देना चाहा, लेकिन फिर भी सीख गया। क्यों सीख गया? हाँ, इंटरेस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट था वो उसके अंदर इतना डिस्प्रेशन था, उसके वजह से सीख गया। तो तुम यदि कोई काम कर रहे हो तो तुम पहले सोचो कि मैं डेस्परेट हूं या नहीं हूं। तो डेस्परेट हो मैथ के लिए? तो कितने बार ट्राई करा? एक सवाल को कितने बार ट्राई करती हो आप? 5 बार खड़े होंगे तो कहेगा कि ये वाला पढ़े थे, इतना सवाल लगाए थे। ऐसा होता है ना, इसी वजह से कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखो हमेशा टीचर अच्छे नहीं मिल पाएंगे। हम लोग पढ़ाते हैं अपने स्कूल में ना, जितना क्वेश्चन पूछना उतना पूछो, जहां से पूछना वहां से पूछो। ये मना कभी नहीं करते कि नहीं, एक बार नहीं 100 बार नहीं बताएंगे। लेकिन कुछ क्या होता है, जैसे पहले का जो पैटर्न था स्कूल के टीचरों का, उसमें ये क्या था कि कोई बच्चा गया सवाल पूछने, तो पहले टीचर का इतना पीछे का लगाए हो, इतना फार्मूला याद है? क्यों नहीं याद है? चलो जाओ पहले याद करो कि आओ। उसको पहले तो फार्मूला ही नहीं समझ में आ रहा था, तो याद कहां से करेगा बेचारा, वहीं से डिस्करेज हो जाता है बेचारा। तो ऐसा होता है, लेकिन तुमको नहीं सोचना है। तुमको क्या सोचना है? टीचर मारेगा भी तो भी सह लूंगा, पीटेगा तो भी सह लूंगा, गाली देगा तो भी सह लूंगा, लेकिन मेरे को टीचर का रिस्पेक्ट रखना है, चाहे टीचर बुरा हो या ना। क्योंकि टीचर देखो, टीचर धोखेबाज भी होता है, पता है कि नहीं तुम लोग को? पता है? कुछ टीचर होते हैं, जाने दो 30-35 मिनट का क्लास है, 20 मिनट पढ़ाएंगे, उसके बाद ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, बच्चा फेल हो या पास हो कोई मतलब नहीं, ऐसा भी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं जो अपना एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, वो मनी ओरिएंटेड नहीं होते हैं। लेकिन तुमको जानते हो, तुमको तो सिर्फ ऐसा ही होना है, तुमको एक सिंगल स्टूडेंट बनना है, जैसा एकलव्य था, जैसा चंद्रगुप्त था। तुमको ईमानदार बनना पड़ेगा, टीचर के प्रति ईमानदार बनना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा वही सीख पाएगा जिसके अंदर ये ईमानदारी होगा। जैसे कि द्रोणाचार्य थे, है ना, अर्जुन को मानते थे बहुत ज्यादा, तो अर्जुन को बोल दी कि अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धारी बनेगा, सबसे अच्छा धनुष तीर चलाने वाला यही बनेगा। उन्होंने उसको दे दिया वचन,
अब जब एकलव्य गया सीखने तो एकलव्य को उन्होंने नहीं सिखाया। क्यों नहीं सिखाया? कई सारे रीजन हो सकते हैं। कुछ लोग का मानना था कि वो छोटी बिरादरी के थे इसलिए नहीं सिखाया, कुछ लोग का मानना था कि उसको वचन दिए थे अर्जुन को, इसके वजह से उनको नहीं सिखाया। ठीक है, तो अब जब वो बंदा सीखना भी चाहा तो उनको लगा कि यदि ये सीख लेगा तो ये तो आगे चला जाएगा, तो उसका गुरु दक्षिणा के रूप में अंगूठा ही मांग लिया ताकि वो पीछे हो जाए। फिर भी वो लड़का आगे चला गया। और एक चंद्रगुप्त था, रास्ते में चलता हुआ लड़का था जिसको अखंड भारत का राजा बना दिया जैसे चाणक्य ने। तो गुरु दो प्रकार के हो सकते हैं, चाणक्य भी हो सकता है और गुरु द्रोणाचार्य भी हो सकता है। लेकिन शिष्य को कैसा रहना पड़ेगा? शिष्य को एक ही जैसा रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, चाहे टीचर जैसा हो। यदि ईमानदार स्टूडेंट है तो हर टीचर खराब और अच्छे टीचरों से भी सीख लेगा। और तुम्हारे अंदर ईमानदारी नहीं है, तुमको अपना पढ़ना है, तुमको अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदारी नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ईमानदार बनना पड़ेगा। किसके प्रति? दो लोगों के प्रति, एक पेरेंट्स एक टीचर। एक भी दिन यदि टीचर पढ़ा हो ना तो पूरी जिंदगी उसका एहसान मानना है, क्योंकि जो चीज तुमको दे रहा है, जो एजुकेशन दे रहा है, उससे कीमती कुछ है ही नहीं। इससे कीमती कोई चीज नहीं जो तुमको मिल जाए कभी पूरी लाइफ में। क्योंकि एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन क्या कहते हैं ना, एजुकेशन कोई चुरा नहीं सकता, कोई आग नहीं लगा सकता। इसीलिए अभी तुम रुद्रा एकेडमी का एक क्यूटेशन पढ़ोगे तो उसमें लिखा गया है, इंस्ट्रक्शन एंड्स इन द स्कूल रूम बट एजुकेशन एंड्स ओनली विद द लाइफ। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो इंस्ट्रक्शन हो रहा है अभी, एक हो सकता है कि आज क्लास में खत्म हो जाए, लेकिन जो तुम्हारा एजुकेशन है वो तुम्हारे जीवन भर तुम्हारे जीवन के साथ जाएगा। जब तक जीवन चलेगा तब तक तुम्हारा एजुकेशन रहेगा। ये कपड़ा है, आज पहने कल नहीं पहनेंगे। घर है, ये हो सकता है कि कल ना रहे, लेकिन जो तुम्हारा एजुकेशन है वो तुम्हारे जीवन के साथ रहेगा। तो सबसे पहला दो चीजें देखो मैं बता के जाऊंगा यहाँ से, दो चीजें फॉलो हमेशा करना। चाहे ग्रुप चाहे जैसा भी एक भी दिन पढ़ा हो तो लाइफ टाइम कसम खा लो कि इसका रिस्पेक्ट करेंगे। जो जितना झुकेगा उतना ही ऊंचा उठेगा, झुकने की क्षमता नहीं है तो उठ भी नहीं पाओगे। देखोगे बांस का पेड़ सबसे लंबा होता है, बांस को बहुत ज्यादा झुकाया जा सकता है, लेकिन और जो छोटे पेड़ है उसको झुकाओ वो टूट जाएगा। तो जो छोटे हैं वो टूट जाते हैं, वो झुकते नहीं है। झुकता कौन है? जो छोटे होते हैं। जो बड़े होते हैं वो झुकते हैं, और झुकते हैं इसीलिए सबसे ऊंचा। बताओ क्या करते हैं? जो झुकते हैं वही सबसे ऊंचा उठते हैं। समझ में आया ना? तो दो चीजें याद रख लो कि गुरु का सम्मान और पेरेंट्स का सम्मान हमेशा लाइफ टाइम करना है। और जो भी सब्जेक्ट तुम्हारा है उसको इंटरेस्ट बनाने के लिए तुमको डेस्परेट होना पड़ेगा। यदि डेस्परेट नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? कोई भी क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हो आप एग्जाम से रिलेटेड। सर आपने क्या करा था आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए? अच्छा देखो, इनका सवाल ये है कि आईआईटी में सिलेक्शन लेने के लिए हमने क्या करा था। ठीक है, तो हमने करा था 11th में फाउंडेशन। क्या करा था? और फाउंडेशन किस चीज का किया था? आईआईटी का। किसका किया था? तो जिन बच्चों को आईआईटी या मेडिकल की तैयारी करना है, जिन बच्चों को आईआईटी में जाना है, जिन बच्चों को एनआईटी में जाना है, तो उसके लिए सबसे पहले देखो 9th-10th में प्री फाउंडेशन होता है और 11th-12th में फाउंडेशन बैच पढ़ाई जाती है। तो आपको फाउंडेशन पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और फाउंडेशन में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पीसीएम जो मैथ वाले बच्चे हैं उनको पीसीएम पे ध्यान देना पड़ेगा। जो बायो वाले बच्चे हैं जिनको होना चाहिए कि सर हमें गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है। सर पूरा क्वेश्चन प्लीज। सर मतलब कि सर जो फॉरेन में है, जैसे सर मार्क जुकरबर्ग द फाउंडर ऑफ फेसबुक, सर बिल गेट्स द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सर उन्होंने 10th में और 12th में ही सर उन्होंने कोडिंग कर ली थी। तो सर हमारे इंडिया में सर ऐसा क्यों नहीं कि सर हमारे इंडिया में सर स्किल के ऊपर फोकस किया जाता है? इन्होंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है हमसे। ठीक है, देखो यार सबसे बड़ी चीज है ना कि हमारे कंट्री में माहौल नहीं है वो। अभी क्या है, अभी लिंक्डइन का नाम सुना है आप लोगों ने? लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया? लिंक्डइन पे अकाउंट बना लिया, बहुत अच्छा किया आपने। और लिंक्डइन पे जो भी कोर्सेस हो उसको आप पढ़ो। अमेरिका में क्या होता है कि ऐसे जैसे लिंक्डइन अभी इंडिया में आया है, वैसे वहां पे भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऐप हैं ना, जहाँ पे क्या करते हैं बच्चे बचपन से ही कोडिंग डिकोडिंग जो भी चीजें हैं, जैसे मशीन लर्निंग है, पाइथन है, जावा है, ठीक है, ये सब चीजें सीखने लगते हैं। तो वहां पे ये नहीं है कि कोई डिग्री लेकर आएगा तब उसको नौकरी दिया जाएगा। यदि वहां पे नौकरी करना है ना, आपको यदि आपको जावा आता है, पाइथन आता है, मशीन लर्निंग आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है, आप कहाँ पढ़े हो कहाँ नहीं पढ़े उससे कोई मतलब नहीं है।
आप जैसे यहाँ लिंक्डइन है, लिंक्डइन अब अमेरिका जैसा ही हो रहा है इंडिया की। अब इंडिया भी इतना पीछे नहीं है। आप ये मत सोचना कि इंडिया में भी अब डिग्री पाना पड़ेगा तुमको इंजीनियर का जॉब करने के लिए। हम लोग के टाइम में डिग्री चाहिए था, लेकिन अब तुम चाहोगे तो बिना डिग्री का भी तुम इंजीनियरिंग का जॉब कर सकते हो। जैसे कि तुम लिंक्डइन है, हो गया, ग्रिक्स फॉर ग्रिक्स एक वेबसाइट है, इन सब पे जाओगे, सीखोगे, और वो लोग आपको खुद का सर्टिफिकेट देंगे, और जैसे ही सर्टिफिकेट कंप्लीट होगा तो वो नौकरी भी ऑफर करेंगे, और वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हो, कहीं जाने की जरूरत क्या है बताओ। गुड। और कोई बच्चा बताएगा? लेकिन इसका नुकसान भी है, बहुत लोग का जॉब भी खा जाएगा, है कि नहीं? सारा काम यदि हम तो मान लो बिजनेसमैन है, हम तो कुछ काम जैसे टीचर से करवा रहे थे, बाद में नहीं करवाएंगे, वो उन टीचरों को जॉब तो नहीं मिलेगा। जैसे पेपर बनाना हो गया, कोई पावर पॉइंट पे कोई प्रेजेंटेशन देना हो गया, वो सब कुछ मैं बनवा सकता हूँ बिना पैसे का, चैट जीपीटी का यूज करके ना। लेकिन ये जो कोई बनाया है चैट जीपीटी, इसको बनाने वाला सीखना पड़ेगा हम लोग को, और इसके बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बचपन से हम लोग को फिर वही एजुकेशन पे ही जाना पड़ेगा। तो अमेरिका में देखो माहौल है, माहौल ये है कि यहाँ का जितना भी हम लोग का जो पैटर्न है, पढ़ाई पैटर्न जो है, एजुकेशन का पैटर्न ही बना दिया गया कि नौकरी। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स यही कहेंगे, पढ़ रहा है बच्चा, कैसा पढ़ रहा है, चलो पढ़ो मन लगा के, तुम्हारा आईएएस करना है, पीसीएस करना है, नौकरी करना है, आईएएस, ठीक है, एसएससी करना है, बैंक में जाना है, रेलवे में जाना है। तो हम लोग का पैटर्न ही ऐसा है। तो तुम यदि अलग सोच रहे हो तो बहुत अच्छा सोच रहे हो, लेकिन इसके लिए भी डेस्परेट होना पड़ेगा ना। तुम अभी क्या कर सकते हो, लिंक्डइन के थ्रू और सारे कोर्सेस स्टार्ट करो। अभी पाइथन सीखो तुम, पाइथन बहुत इजी है लैंग्वेज सीखने में, बहुत आसान है, बहुत कम टाइम लगता है। अच्छा, और उसके बाद जैसे डेटा स्ट्रक्चर, देखो सबसे ज्यादा जो सैलरी मिलता है वो मिलता है डेटा स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अभी जब तुम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जाओगे करने तो तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है। क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है, तो बहुत सारी इंजीनियरिंग है, ठीक है। तो अमेरिका में माहौल है, वहां पे जॉब के लिए टेंशन नहीं है। वहां बच्चा यदि अपने 10 में पढ़ रहा है बच्चा, तो बगल में जाके नौकरी भी करता है, पैसा भी कमा लेता है, और पापा मम्मी को भी देता है पैसा। यहाँ पे क्या है, तुम आज जाओगे पैसा कमाने ना, तो पापा कहेंगे चल अभी पढ़, पैसा वैसा कमाने की जरूरत नहीं बा, यही बोलते हैं ना, कि कहते नहीं अभी से पैसा कमाओ। कैरी मिनाटी के नाम सुने हो? जानते थे? कैरी मिनाटी भी शुरू में वीडियो बनाता था, छुप छुप के वीडियो बनाता था ना। तो उसके पापा को पता चला तो वो सोचेगा कि पापा तो बहुत पीटेंगे, लेकिन जिस दिन पापा को पीटना था उसी दिन जाके पैसा कमा दिया, तो पापा इतना पैसा मिला है, पापा खुश हो गए। पापा खुश हो गए तो कहे ठीक है बेटा करो काम ना। तो कुछ काम है, देखो आज देखो बुरा काम करने के लिए नहीं पूछते, तो अच्छा काम करने के लिए क्यों पूछोगे? तो जब तुमको लगे कि ये अच्छा काम है तो पूछना नहीं है, खुद से डिसीजन लेना सीखो। हाँ, लेकिन गलत डिसीजन मत ले लेना कि अनुराग सर आए थे भड़का के चले गए, कि कर लोगे तुम लोग। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है पूछो, लो माइक। What eligibility is to be required for neurosurgeon? न्यूरोसर्जन? Yes. देखो बच्चों, न्यूरोसर्जन यदि तुमको करना है, ठीक है, तो न्यूरोसर्जन का पता है सैलरी बहुत ज्यादा है। हमको तो लग रहा है यही सोच के लड़का न्यूरोसर्जन बनना चाहता है, क्यों जी? अच्छा क्यों? अच्छा ठीक है। देखो यदि न्यूरोसर्जन बनना है तो उसके लिए भी देखो, पहले क्या होता था नीट का, अब ये सिंगल जो एग्जाम हो रहा है, तो पहले नीट का सिंगल एग्जाम नहीं होता था। पहले एम्स का अलग से एग्जाम होता था, AIPMT का अलग से एग्जाम होता था, पैरामेडिकल एग्जाम का अलग होता था, PMT का, CPMT का ना। तो सारे एग्जाम अलग अलग होते थे। तो न्यूरोसर्जन बनना है ना, तो तुमको सबसे पहले एम्स दिल्ली पाना पड़ेगा। इंडिया का जो सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता है एम्स दिल्ली है, ठीक है। तो एम्स दिल्ली पाने के लिए तुमको अंडर 100 में रैंक चाहिए, और किसमें चाहिए? नीट में। तो अंडर 100 रैंक पाने के लिए यदि तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, तब तुम न्यूरोसर्जन बन सकते हो। कर लोगे? हाँ, गुड। अच्छा एक चीज और है, कुछ टीचर ये कहते हैं समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ो। आधा बच्चे समझने के चक्कर में तो बेचारा पढ़ ही नहीं पाते हैं ना। तो यदि रट के भी पढ़ो तो रट भी जाया करा करो। मैं ये लिखो, देखो मेरा मत मानो, तुम मानो अपना ही, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि यदि तुमको रट के याद हो रहा है तो तुम रट के याद कर लो, और तुमको समझ के याद हो रहा है तो तुम समझ के याद कर लो।
लेकिन यदि कोई कह के गया कि नहीं रटना नहीं है, समझना है, अब एक बच्चा रट के हमेशा याद कर लेता था, वो रट के चाहता था पेपर में टॉप भी कर सकता था, लेकिन वो कहा नहीं मेरे सर तो बोले हैं समझ के करना है, अब समझेंगे। अब बेचारा समझ ही नहीं पा रहा है, होता है ना। तो जैसा भी तुमको रिलेवेंट लगे वैसा तुम करो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ दे दूंगी। आर्मी के लिए कौन सा सेक्टर अच्छा रहेगा? आर्मी के लिए कौन सा आर्मी सर आर्मी के लिए कौन सा एग्जाम? एग्जाम नहीं, मतलब कि 10th से ही स्टार्ट कर दें कि 12th का इंतजार करें? ठीक है, इनका सवाल ये है कि आर्मी के लिए कब से हम स्टार्टिंग कर दें, यदि मेरे को आर्मी बनना है। ठीक है, आर्मी बनने के लिए सबसे पहले अपने आप को टेस्ट कर लो कि मेरी हाइट है कि नहीं, जैसा कि मेरा नहीं है ना, तो हाइट है पहला क्राइटेरिया। ठीक है, एज ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और दूसरी चीज की दौड़ में फास्ट होना पड़ेगा, फिजिकल जो ग्रोथ है वो अच्छी होनी चाहिए, ये बेसिक नीड है। उसके बाद देखो, अब तुमको ये सोचना है कि तुमको आर्मी का ऑफिसर बनना है कि आर्मी में बटालियन में जाके भाग लेना है, क्या बनना है? हाँ, आर्मी ऑफिसर यदि बनना है, ऑफिसर रैंक का जॉब करना है। ठीक है, यदि ऑफिसर रैंक का पाना है तो एनडीए का एग्जाम तैयारी करो। किसका? एनडीए भी एज लाइक जेई मेंस, जेई मेंस के बराबर है एनडीए, और एनडीए के लिए इंग्लिश बहुत बेहतरीन चाहिए, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तगड़ा एकदम चाहिए। 60% से नंबर कम नहीं होना चाहिए 12th में। क्या क्या बोला वो याद रख लो, क्या क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री में 60% से नंबर कम नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश एकदम तगड़ा आना चाहिए, बोलने आना चाहिए, इंग्लिश का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पता है जो ऑफिसर होता है ना वो केवल एक देश के लोगों से नहीं मिलता है, वो अदर कंट्री में भी जाके वहां पे भी समझ में आ रहा है, मिलता है लोगों से। जैसे चाइना वाले से गया इंडिया का राष्ट्राध्यक्ष मिलने, वहां पे जो आर्मी ऑफिसर है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो चाइना वाले को तो चाइना आता है, इंडिया वाले को हिंदी आता है, लेकिन दोनों को एक दूसरे का भाषा नहीं आता है। लेकिन जो इंग्लिश भाषा है वो दोनों को जोड़ देता है। इंग्लिश जो है इंटरनेशनल भाषा है, इसीलिए कहा जाता है इंग्लिश जो है, इंग्लिश इज नॉट लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ पर्सनालिटी। ये तुम्हारा पर्सनालिटी है, तो अंदर प्रोड्यूस करो इंग्लिश को। तो 3 चीजें बताया ना, एनडीए का तैयारी करना है, अभी से तैयारी में लग जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा करो, यदि 10th में हो तो 11th से तैयारी एकदम तगड़ा से चालू कर दो। किसी कोचिंग का कंपाइलेशन ले लो, पहला चीज कंपाइलेशन लेना है यदि 12th में ही जाना है। अच्छा, एनडीए का जो एग्जाम है 16 से 19 साल के बच्चे देते हैं, 19 साल का ही बच्चा अफसर बन जाता है। अब तो शायद एज भी बढ़ा दिया गया है, 1 साल, 21 साल कर दिया, 20 साल। अच्छा ठीक है, और दूसरी चीज इंग्लिश अच्छी कर लो, कोई किसी कोचिंग का कंपाइलेशन ले लो, और तीसरा चीज आपको ये करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अच्छा होना चाहिए, नंबर कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ पूछो। कब दे सकते हैं एनडीए का एग्जाम? 12th में। और सीयूईटी जो है वो हाँ कैसे है? ठीक है बच्चों बैठो, देखो ये पूछने की सीयूईटी, एक देखो एग्जाम मैंने लिखा था सीयूईटी के बारे में बताया था, तो सीयूईटी का जो एग्जाम है वो यूनिवर्सिटी के लिए है। बच्चों सुनो ध्यान से, किसी यदि विद्यालय में विद्यालय से हो आप ना, तो सबसे पहले अपने डिसिप्लिन का परिचय मत दो, है कि नहीं? हम समझ जाएंगे कि स्कूल में कुछ दिक्कत चल रहा है ना, तो डिसिप्लिन बनाए रखो। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सीयूईटी के बारे में इन्होंने पूछा है, तो सीयूईटी का एग्जाम कक्षा 12 में बच्चे दे सकते हैं। किस क्लास में? 12th में। और क्यों देंगे? जिसको ग्रेजुएशन करना है किसी यूनिवर्सिटी से, अच्छे यूनिवर्सिटी से करना है, तो उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम आप दे सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे से बीएससी करना चाहते हैं मैथ से, कुछ लोग बीएससी सीएसआईटी करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग केमिस्ट्री से, कुछ लोग फिजिक्स से, कुछ लोग वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी तो जाना ही पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। रिसर्च करना है तो तुमको बीएससी करना पड़ेगा, और बीएससी अच्छे कॉलेज से करोगे तब होगे, जैसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इन सब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाम सुने हो सबका? इन सब सीयूटी का एग्जाम दो, इसमें रैंक अच्छा लाओ, इन सब कॉलेज को पा जाओ। ठीक, पहले क्या होता था, अलग अलग एग्जाम होते थे अलग अलग यूनिवर्सिटी का, अब क्या होता है, एक ही एग्जाम होता है सीयूईटी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर अगर मुझे सीए की तैयारी करना था तो मैं कैसे करूं? अच्छा ठीक है, ये बोल रहे हैं कि हमको सीए का तैयारी करना है तो हम कैसे करें? सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही ना?
तो अरे अच्छा ये बताओ अभी तुम किस क्लास में हो? 10th में। बैठो, देखो सीए का तैयारी करना है बच्चों ना, तो सबसे पहले तुम्हें कॉमर्स ग्रुप लेना पड़ेगा, ठीक है? तो आप 11th अब कॉमर्स लेना चाहते हो क्या? ठीक है, बैठो बैठो, बैठ के जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सबसे पहले कॉमर्स लेना है 11th में और 12th में, ठीक है? फिर 12th तक आप कंप्लीट कर लोगे, 12th तक, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हो, कई सारे एग्जाम, जैसे कि आप बीकॉम करने के लिए एग्जाम दोगे, ठीक है? बीकॉम के बाद एमकॉम दोगे, फिर सीए का एग्जाम दोगे, तब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, ठीक है? तो आप कॉमर्स ले लेना इंटर, ठीक है? और किसी को? सर एयरफोर्स के सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर है? ये कह रहे हैं एयरफोर्स के लिए क्या प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर बच्चों हमने शुरू में ही बता दिया है कि पहले अपने फिजिकल ग्रोथ को देखो कि है कि नहीं है। डोंट वरी, मजा ले रहे हो उसका? अच्छा क्या बाबू क्या बोल रहे हो? हाइट, अच्छा हो जाएगा, तुम अभी तो 9th में हो ना, तुम हो जाओगे, टेंशन मत लो, कंप्लेन पियो, ठीक है? अच्छा क्यों मजा ले रहे हो यार? यदि हो गया तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देखो सबसे पहली चीज ना, देखो सबसे पहले देखो अपने फिजिकल ग्रोथ को अच्छे से करो, सबसे बेसिक नीड तो वही है। हाँ जैसे तुमको आर्मी में जाना तो एक आर्मी और है बीएसएफ, उसमें हाइट ज्यादा नहीं चाहिए, कम हाइट में भी हो जाएगा, मेरे से थोड़ा बहुत हल्का ऊपर जैसे सर का है ना। हाँ बीएसएफ ना, तो बीएसएफ में तुम चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके लिए अप टू 10th लेवल का अच्छे से मैथ रीजनिंग एसएससी का तैयारी जैसे करते हैं ना, उसमें रीजनिंग तो वो वाला पढ़ो तुम। रीजनिंग अभी से चालू करो, जीके जीएस अभी से पढ़ना चालू कर लो। जीके पढ़ते हो? लुसेंट का बुक रखा है? ठीक है, तो ये करो। हाँ और किसी को कोई प्रश्न? इधर लड़कियां बेचारी नहीं पूछ रही। सर हाउ टू प्रिपरेशन फॉर नीट? सर हाउ टू प्रिपरेशन फॉर नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें? क्या बोला है? किस एग्जाम? नीट के लिए preparation- नीट, ठीक है। देखो इन्होंने ये प्रश्न पूछा है बच्चों कि नीट का प्रिपरेशन कैसे करें। किसका? नीट का, ठीक है। तो देखो नीट का एग्जाम वही दे पाएगा जो बच्चा बायोलॉजी लेकर 12th किया होगा, 12th पास होगा। 12th में एग्जाम दे सकते हो, 12th के बाद भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ज्यादातर जो अपेयरिंग वाले होते हैं वो नीट ज्यादा क्वालिफाई करते हैं, जो प्रेशर वाले बच्चे होते हैं वो ज्यादा करते हैं। तो सबसे पहले जिनको एग्जाम नीट का देना है, पहले 12th उनको बायोलॉजी लेना पड़ेगा। बायोलॉजी लेना है तो उसमें बॉटनी और जूलॉजी एकदम मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री पे बहुत ज्यादा मन लगा के ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज कि पहले तो अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति लाना पड़ेगा कि भाई हम एग्जाम के लिए अपेयर है कि नहीं। और यदि 9th-10th में हो तो 9th-10th से ही स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9th-10th में भी प्री फाउंडेशन होता है, 11th-12th में फाउंडेशन होता है नीट का भी, ठीक है। और कोई इस टाइप का कोई प्रश्न पूछना है? सर जैसे भैया वो मैथ लिए 11th-12th में, बट वो नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है? अच्छा एक सुनो सभी बच्चे, एक अच्छा चीज बता रहा हूं तुम लोग को। ये बोल रही हैं कि 11th-12th में मेरा भाई मैथ लिया है लेकिन अब वो बायो लेकर वो नीट का एग्जाम देना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। अब तुम लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि एक सेंट्रल हिंदू स्कूल है बनारस में, सीएचएस में तुम जाओ, 12th वहां से करो, तुम बायोलॉजी का भी एग्जाम दे सकते हो, मैथ का भी दे सकते हो, दोनों साथ में दे सकते हो, नीट का भी एग्जाम दे सकते हो और आईआईटी का भी एग्जाम दोनों साथ दे सकते हो। एक टीचर है बनारस में, अभी कोचिंग पढ़ाते हैं, उन्होंने नीट भी निकाला था और आईआईटी भी निकाला था, तो बाद में नीट छोड़ के आईआईटी कर लिया था, क्योंकि आईआईटी में क्या है, आसान है, मजे ज्यादा है। और कोई प्रश्न पूछना है बच्चों? सर बीएसएफ में जाना है तो क्या क्या करना होगा? देखिए इनका हाइट बीएसएफ में जाने लायक है, ठीक। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में इनको जाने लायक इनकी हाइट पहले से सही है, ठीक। दौड़ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेमिना है दौड़ने का,
कितने मिनट में कितना दूर दौड़ लेते हो? हाँ? आधा घंटा में किलोमीटर? अच्छा 10 मिनट में, ठीक है बैठो बैठो बैठो। 10। अच्छा सभी बच्चे शांत रहे, ठीक है। 10 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा है, 10 मिनट नहीं लेना है, और टाइम को कम करो। कोई नहीं, देखो बीएसएफ का जो एग्जाम है ना, 12 तक का ज्यादा जानकारी नहीं भी रहेगा तो चल जाएगा, लेकिन 10 तक का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अभी से जीके जीएस स्टार्ट करो पढ़ना, जैसा कि हम लोग कोचिंग में अभी पढ़ा भी रहे हैं। एसएससी जीडी का इस टाइम तैयारी चल रहा है, तो एसएससी जीडी का जो भी एग्जाम बच्चे देंगे तो उसमें भी कई सारे सैनिक बनते हैं, है ना। तो एसएससी जीडी का यदि तैयारी है तो बीएसएफ का भी एग्जाम आप निकाल पाओगे। तो रीजनिंग पढ़ना चालू कर दो, जीके पढ़ना चालू कर दो, जीएस पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं, जीएस पढ़ ही नहीं पाओगे अभी, क्योंकि अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ेगा, एनालिसिस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है बच्चों? तुम लोग बहुत प्रश्न आ रहे हैं आज, लो चलो। सर इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं? देखो ये बोल रहे हैं कि इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। इसरो में साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, किसी को पता है क्या? नहीं पता है, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले आप बीएससी करो। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले बीएससी करो, ठीक है। फिजिक्स से या केमिस्ट्री से करो। फिजिक्स से करोगे तो सबसे पहले ना, या तो फिजिक्स से करो या फिर केमिस्ट्री से करो, ठीक। उसके बाद आपको एग्जाम देना पड़ता है बीएससी के में, आईआईटी जैम। बीएससी जब कंप्लीट कर लोगे तो एक एग्जाम होता है जिसका नाम है आईआईटी जैम, ठीक है। तो आईआईटी जैम का जब आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो डायरेक्ट आप लोग को रिसर्च करने के लिए बुलाया जाता है, आप साइंटिस्ट बनते हो, ठीक है। आईआईटी जैम के बारे में जानते थे कि नहीं पहले से? तो बीएससी कर लोगे तभी आईआईटी जैम का एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। चाहे आप केमिस्ट्री से करो चाहे फिजिक्स से करो, ठीक है। तो आई थिंक देखो यार आज समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हमारे हिसाब से लगभग सबको, सारे बच्चों का क्वेश्चन कुछ ना कुछ हो चुका है। एक आध लोग यदि दुखी हो तो पूछ सकते हो कि मेरा प्रश्न अभी नहीं हुआ। सर हाउ टू गेट नॉलेज फॉर बिजनेस? अच्छा तुम्हें पता है, सबसे पहले देखो यार, मोस्ट ऑफ द जो आईआईटीएंस हैं वो एमबीए निकाल पाते हैं। एमबीए जो है करना, सबको लगता है एमबीए नॉर्मल कॉलेज से कर लें, कुछ नहीं होना है। एमबीए करना है तो आईआईएम से करो। कहां से करो? और आईआईएम से तब कर पाओगे जब आप कैट का एग्जाम दोगे। किसका एग्जाम दोगे? तो ये पूछ रहे कि बिजनेस में कैसे जाए ना, तो बिजनेस में जाने से पहले बिजनेस स्टडी कर लो। बिजनेस स्टडी कर ले, कैसे करोगे? सबसे पहले ग्रेजुएशन करो। ग्रेजुएशन बीए बीएससी मत करो, आईआईटी से करो। दम है तो आईआईटी से करो, आईआईटी से कर लो, आईआईटी फाइनल हो जाओ, बीटेक फाइनल हो जाए तो आप कैट का एग्जाम दोगे, क्योंकि कैट इतना आसान एग्जाम नहीं है, कैट भी बहुत ज्यादा टफ है, आईआईटी से भी टफ माना जाता है। और यदि तुम कैट का जब एग्जाम निकाल लोगे ना तो कंपनी उस दिन आएगी, पूछेगी बेटा ये बताओ बीएमडब्ल्यू से जाओगे कि मर्सिडीज कार से जाना है कॉलेज। समझ रहे ना? नौकरी लगे चाहे ना लगे, एग्जाम निकाल लो कैट का, पहले एग्जाम कैट का निकाल लो। और यदि तुमको आईआईएम अहमदाबाद, ठीक है, या आईआईएम कलकत्ता या फिर कोई भी आईआईएम कॉलेज तुमको मिल रहा है, तो जिस दिन एग्जाम निकालोगे उसी दिन कंपनी आएगी, कंपनी बोलेगी बेटा जब आओगे वापस तो 2 करोड़ का जॉब चाहिए कि 5 करोड़ वाला चाहिए। और ये भी पूछेगा फॉर्च्यूनर चाहिए कॉलेज जाने के लिए कि बीएमडब्ल्यू चाहिए। लैम्बोर्गिनी भी मिलेगा बच्चा, लैम्बोर्गिनी भी मिल जाएगा, कुछ नहीं है। तुम्हें पता है जो एमबीए किया होता है वो लैम्बोर्गिनी जैसी कंपनी खड़ा कर देता है। तो कैट बहुत बड़ी चीज है, इतना नॉर्मल चीज नहीं है। तो इसके लिए तो अभी से तुमको बहुत ज्यादा तेज रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पहले पढ़ाई चालू कर देनी पड़ेगी। अभी किस क्लास में हो आप? 10th में हो, ठीक है। 10th अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अच्छा चलो एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, 10th में हो ना? अच्छा बताओ प्रोपेन का फार्मूला बताओ, प्रोपेन का फार्मूला, ठीक है। मान लो मैं कोई भी एलिमेंट दे दिया, ठीक है। देखो मान लो हमने एक एलिमेंट ले दिया यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लिख दिया, ठीक है।
तो मैं कैसे कैसे इसको समझोगे कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? सर मेटल्स होते हैं वो मीलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। हाँ बिल्कुल गुड है ना। लेकिन ये मेटल तो अच्छा, अब ये जो मेटल है तुमको दिख रहा है मेलेबल? सभी बच्चे ध्यान से देखो, 10th वाले बच्चे, बात नहीं देखो, इन्होंने प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कि जो मेटल होता है वो मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है, टेंसाइल होता है, लस्टर होता है, सोनोरस साउंड होता है, इन्होंने ये बोला। ठीक, हमने यहाँ लिख दिया, दिख रहा है क्या ये सब सारी चीजें? मैं लिख दिया तो कैसे जानोगे? कि कहोगे सर जी लाइए सोडियम थोड़ा देखे चमक है कि नहीं, पीट के देखे सोनोरस साउंड आ रहा है कि नहीं, पीट के देखे फैल रहा है कि नहीं, कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है कि नहीं, देख पाओगे क्या? मैं डायरेक्ट, क्योंकि पेपर जब आप देने जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट दे दिया जाएगा सोडियम और क्लोरीन। तो बताओ कैसे, कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? सोडियम मेटल है और ये कैसे पता चला? हाँ, आप बाबू प्रिंसिपल है जो क्लास 9th में ही पढ़ा देना चाहिए टीचरों को। ठीक, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, इसका एटॉमिक नंबर 11 आता है 281। तो देखो बच्चों ध्यान से सुन लो, मैं बता दे रहा हूं, देखो जिसके आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाए, जिस भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन दिख जाए वो मेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? और जिसके आउटर सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आ जाए उसे क्या बोलेंगे? नॉन मेटल। क्या बोलेंगे? जैसे इसका देखो, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कॉन्फ़िगरेशन करोगे कितना आएगा? 287। तो बताओ ये 5 6 7 इस वाले ग्रुप से आ रहा है कि इस वाले ग्रुप से आ रहा है? तो क्योंकि देखो पेपर में वहां पे बच्चों नहीं चेक कर पाओगे कि चमक रहा है कि नहीं, उठा देंगे नहीं टीचर, समझ रहे हो ना? एल्युमिनियम बताओ। अच्छा लिथियम बताओ क्या है? लिथियम मेटल या नॉन मेटल?